सन 1920 का वो समय था। भारत में सामाजिक परिवर्तन का बिगुल बज चुका था। युग प्रवर्तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर सामाजिक क्रांति के समर में गरज रहे थे। मूक नायक इस शीर्षक से एक पाक्षिक उन्होंने कोल्हापुर संस्थान के महाराजा छत्रपति शाहू महाराज द्वारा प्राप्त आर्थिक सहयोग से शुरू कर लिया था और महाराष्ट्र के सह्याद्री परिसर में वालूबाई एक चमकते तारे को अपनी कोख में समाये अंधेरा चीरने को बेताब थी। सातारा जिले में बहने वाली कृष्णा और वारणा सह्याद्री के पर्वत शिखरों से गिरती हुई धरती को और भी अधिक उपजाऊ बनाने की आस में कलकल कर रही थी और इसी पर्वत की समतल पर किसी मूरत की तरह सजाया वाटे गांव। सुनहरी मिट्टी से बनी सड़क पर मांग बाड़े में गन्ने की पत्तियों से बनी झोपड़ी में सूरज के किरण चमकने की बाट जोह रहा था। गांव की रक्षा के लिए गांव के बाहर ही तना हुआ ये मांग बाड़ा अपना जीवन यापन करने के लिए टोकनी और रस्सी बुनने का पारंपरिक काम आज भी करने को मजबूर है। ऐसे ही वाटे गांव में भूख से व्याकुल वीर मर्द परिवार था भाऊराव साठे का, जो 1920 में ब्रिटिश सरकार की लिस्ट में गुनहगार जाति के रूप में दर्ज हो गया था। इसी पार्श्वभूमि पर भाऊराव और वालूबाई दरिद्रता पेट से बांधे एक नए उजाले की आस में गांव-गांव घूमकर गुजर बसर कर रहे थे कि 1 अगस्त 1920 की पौ फटी और एक सूर्य पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया तुकाराम। माँ बाप की घुमंतु जिंदगी और अभावग्रस्त जीवन का मेल तुकाराम ने प्राकृतिक सौंदर्य से बिठाया। बालक तुकाराम दिन भर बच्चों के साथ उधड़ाता और शाम को जो मिले उसे खाकर सो जाता। इसी डील डौल में तुकाराम स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की उम्र तक जा पहुंचा और माँ वालूबाई ने उसे स्कूल में दाखिला करा दिया। ये वक्त भारतीय समाज व्यवस्था का वो समय था जब छुआछूत और जातिवाद अपने चरम पर था, तो तुकाराम भी पाठशाला में अपने सवर्ण सहपाठियों के साथ कैसे बैठ सकता था। इस समय तुकाराम के 2 सहपाठी आख्या और माक्या, जो निचली जाति से ही थे, सवर्णों की टोली से दूर कक्षा में अलग ही बैठते थे। स्कूल में तुकाराम का ये दूसरा दिन था। छुआछूत के अपमान से तो वो आहत था ही। किसी बात पर तुकाराम की उसके सवर्ण सहपाठी से ठन गई और कदकाठी में मजबूत तुकाराम ने उस सवर्ण सहपाठी की अच्छी खासी पिटाई लगा दी। बदले में शिक्षक ने तुकाराम और उसके साथियों को केनिंग का तोहफा दिया। तुकाराम इस बात से परेशान था कि जब उसकी कोई गलती ही नहीं थी तब शिक्षक ने उसे इतनी बेरहमी से क्यों छड़ी लगाई। तुकाराम के दोनों हाथ केन की मार से फूल गए थे। वो स्कूल से निराश हो गया और माता पिता के लाख समझाने पर भी वो पलटकर स्कूल नहीं गया। स्कूली शिक्षा के नाम पर तुकाराम के पास बस इतनी ही यादें हैं। तुकाराम का स्कूली सफर तो 2 दिन में ही थम गया, लेकिन उसका परिवार अपनी व्याप्ति की ओर जा रहा था। परिवार में भाई बहनें, माता पिता और परिवार की माली हालत बिल्कुल आसपास। ऐसे में जीवित का संघर्ष और भी कठिन हो गया। लेकिन तुकाराम परिवार में बड़ा होने के कारण अब अन्ना की उपाधि से नवाजा गया। सन 1932 समूचा महाराष्ट्र अकाल की मार से तड़प रहा था। हर तरफ भूख का तांडव था। हाथ तो सधे हुए थे, लेकिन कहीं काम नहीं था। रोटी की तलाश में कांटों भरा सफर तय करते करते भाऊ साठे अब थक गया था। वो थोड़ा थोड़ा बागवानी का काम जानता था। सोचा कि शहर जाकर कुछ किया जाए और वाटे गांव का ये साठे परिवार अपनी दरिद्रता की कोठली पीठ पर बांधे शहर की ओर चल पड़ा। पहले सातारा, फिर खंडाला और फिर उससे भी आगे भाईखला की चांद बीबी चाल में 2 रुपया महीने के कमरे में ये पूरा परिवार घुस गया। पिता भाऊ दिन भर में 5-7 रुपये की मजदूरी माता वालूबाई के पास लाकर देते थे और रोज की रोटी इसी से चलती थी। 12 साल का अन्ना भी
कपड़े की दुकान में अब हमाली करने लगा। लेकिन ये काम पूर्णकालिक ना होने से अन्ना संतुष्ट नहीं था। वो काम की तलाश में दर बदर भटकता रहता था। अन्ना 16 साल के हुए और मोरबाग की मेल के मुकद्दम ने उन्हें नियमित रूप से काम पर रख लिया। क्योंकि भायखला की चांद बीबी चाल से दादर तक पैदल जाना अन्ना के लिए बड़ा तकलीफ देह था, तो अन्ना भाऊ साठे परिवार माटुंगा में आ गया और मोरबाग की मील में अन्ना की हाजिरी अब रोज लगने लगी। मील की नौकरी ने अन्ना भाऊ का सिर्फ मजदूरी से ही नाता नहीं जोड़ा, अब वे मजदूरों की वास्तविक जिंदगी और उनकी समस्याओं से भी रूबरू होने लगे। इसमें एक बात उल्लेखनीय है, अन्ना भाऊ एक अच्छे कलाकार भी थे। लेकिन पूर्व जिंदगी की आपाधापी ने उनके अंदर छिपे कलाकार को उभरने का मौका ही नहीं दिया। मिल से बाहर निकलने के बाद अब वे अपनी निशब्द कला को शब्द प्रदान करने लगे। और दौलतीचा राजा उठू न सरजा, हक दे शेजाऱ्याला रे शिवारी चला। जीवन के चुभते अंगारे अब उनकी रचनाओं का श्रृंगार होने लगे और अन्ना भाऊ पवाड़ा के क्षेत्र में एक लोक गायक के रूप में उभरने लगे। तू शब्दात पियान पिरल, तू शब्दात पियान पिरल, साहित्य रुपया रानात, साहित्य रुपया रानात, तवा अन्ना भाऊ दिसले गती आकाशा पानात, तवा अन्ना भाऊ दिसले गती आकाशा पानात। जब मोरबाग की मील में मजदूरों ने अपनी जायज मांगों के लिए हड़ताल की, तो अन्ना भाऊ उस हड़ताल में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और अब वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी बन गए। ये लगभग 1936 का समय था, जब अन्ना भाऊ कम्युनिस्ट पार्टी की प्रचार सभाओं में जागृति गीत गाते थे और स्कूली शिक्षा छोड़ने का गम तो उन्होंने कब का पीछे छोड़ दिया था। वे अब जीवन की स्कूल से ही पढ़ना लिखना सीख रहे थे। बड़े मजे की बात है कि फिल्में देखकर अन्ना भाऊ ने शिक्षा के प्रति रुचि को अपने आप में जगाया और वे वहां से लिखना पढ़ना सीखे। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी अब जोर पकड़ रहा था। अन्ना भाऊ का वैवाहिक जीवन भी शुरू हो चुका था। कोंडाबाई उनकी जीवन संगिनी बनी। वो वाटे गांव में ही रहती थी और पार्टी के प्रचार कार्य में अन्ना भाऊ की व्यस्तता ने वैवाहिक जीवन में बहुत बाधाएं उत्पन्न की। पति का परिवार से दूर रहना कोंडाबाई को बहुत खलता था और इसी गम में वो मृत्यु के करीब जाती रही। इसी बीच अन्ना भाऊ के जीवन में जयवंता आई और सन 1946 से वो उसके 2 बच्चों समेत अन्ना भाऊ के साथ ही रहने लगी। इस समय मुंबई के चिराग नगर में अन्ना भाऊ का डेरा था। पारिवारिक जीवन का वास्तविक सुख अन्ना भाऊ के हिस्से में कम ही आया और अन्ना भाऊ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चले जाओ के एक सेनानी बन गए। अब अन्ना भाऊ पीड़ित जीवन का परचम नुक्कड़ पर लहराते और दबे कुचले जीवन की गाथाएं बरबत पर गाते। यहीं से पार्टी के लिए फंड भी इकट्ठा होता और आंदोलन भी आगे बढ़ता। लेकिन वो समुदाय जिसका प्रातिनिधिक हिस्सा थे अन्ना भाऊ, वो अब भी वैसे ही हाशिए पर जिंदगी काट रहा था। अन्ना भाऊ की नजरों में वो बेबस अंधेरा शूल की तरह चुभता था। अब अन्ना भाऊ उपन्यास की दुनिया में आ गए और अन्ना भाऊ के कथा साहित्य में पहली रचना का जन्म हुआ चित्रा। महाराष्ट्रीय लोक कला पवाड़ा में बादशाहत से ख्याति प्राप्त अन्ना भाऊ को चित्रा ने बर्लिन तक पहुंचाया। उनके उपन्यास सुल्तान, गुलाम, बर्बादा कंजारी क्रमशः रशियन, झेक, पोलैंड और जर्मन भाषाओं में अनुवादित हुए और अन्ना भाऊ का नया चेहरा साहित्य विश्व में चमकने लगा। वाटे गांव का तुकाराम अब सुल्तान फेम के नाम से पहचाना जाने लगा। सन 1948 में पेरिस में आयोजित विश्व साहित्य सम्मेलन में शामिल होने का न्योता अन्ना भाऊ को मिला। इस सम्मेलन में वे शरीक नहीं हो पाए, लेकिन सन 1961 में इंडो सोवियत कल्चर सोसाइटी ने रशिया में बुलाकर अन्ना भाऊ का सम्मान किया। लाल बावटा कला पथक का ये लोक शाहिर अब महाराष्ट्र का मैगजिन गौरकी बना।
अन्ना भाऊ के कलम से साकार हुए आग, अहंकार, आवडी गुरहाड़ आदि उपन्यास। संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन भी इसी समय अपने उभार पर था। तो अन्ना भाऊ के अंदर बसा लोक कलाकार कैसे शांत रहता? अन्ना भाऊ ने सन 1948 में मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान पर आयोजित जलसे में प्रस्तुत किया लोक नाट्य माझी मुंबई। वधान रंग गव्हाळ कोर चंद्राची, उदात्त गुणाची, मोठ्या मनाची, सीता ती माझी रामाची, हसून बोलायची, मंद चालायची, सुगंध केतकी, सतेज काती गळी पुतळी सोन्याची, नव्या नवतीची, काळी दवण्याची, रेखीव भोऱ्या कमान जणू इंद्रधनुची, हिरकणी हिऱ्याची, काठी आंधळ्याची, तशी ती माझी गरिबाची, मैना रत्नाची खाण मैना रत्नाची खाण, माझा जीव की प्राण नसे सुखालावा, तिच्या गुणांची छक्क मी गायली, माझ्या जीवाची होती या कायली, माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची होती या कायली। हर एक साल में लगभग 2 या 3 उपन्यास कथाओं के निर्माण के साथ साथ अन्ना भाऊ ने साहित्य क्षेत्र में अपने आप को साहित्य शिखर पर रखा। आघात, अलगूज, अग्निदिव्य, केवड्याचं कणीस, कुरूप, चंदन, चिखलातील कमळ, चिराग नगरची भूत, जिवंत काडतूस, ठासलेल्या बंदुका, डोळे मोडीत राधा चाले, तारा, धुंद, पाझर, फकीरा, फुलपाखरू, मंगला, माकडीचा माळ, मास्तर, मथुरा, मूर्ती, रानगंगा, रानबोका, रत्ना, रूपा, वैजयंता, वारणेच्या खोऱ्यात, वैर, संघर्ष, सरनौबत आदि रचनाओं में अन्ना भाऊ ने सामाजिक जीवन के उन पहलुओं को छुआ जहां बर्बाद जीवन ढोने के लिए मानुष मजबूर है। आबी, कृष्णा काठच्या कथा, खुलनवाडी, गजाड, नवती, निखारा, पिसाळलेला माणूस, फरारी, भानामती, लाड़ी, ये वो कथा संग्रह हैं जिन्होंने अन्ना भाऊ की समर्थ प्रतिभा का परिचय दिया। नाटक भी लिखे हैं अन्ना भाऊ ने, इनामदार और पेंग्याचे लगीन। अन्ना भाऊ का यात्रा वर्णन माझा रशियाचा प्रवास इस शीर्षक से लोकप्रिय है। अकलेची गोष्ट, खापऱ्या चोर, दुष्काळात 13वा, देशभक्त घोटाळे, पुढारी मिळाला, बेकायदेशीर बिलंदर बुडवे, मूक मिरवणूक, माझी मुंबई, लोकमंत्री, शेटजीचं इलेक्शन, ये वे लोक नाट्य हैं जो अन्ना भाऊ साठे की लोक कला को जग जाहिर कराते हैं। और इन्हीं रचनाओं से सही मायने में अन्ना भाऊ साठे बनते हैं लोक शाहीर। साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे पवाड़ा, लोकनाट्य, उपन्यास, कथा संग्रह इन पर ही रुके नहीं, उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं भी दी। अशी ही साताऱ्याची तरहा, टिळा लावते मी रक्ताचा, डोंगरची मैना, फकीरा, मुरळी, मल्हार रायाची, वारणेचा वाघ, 12 गावचे पाणी, अन्ना भाऊ की कलम में रंगी ये वो फिल्में हैं जिन्हें दर्शक आज भी नहीं भूले। मूलतः शोषण के खिलाफ लड़ती हुई मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित अन्ना भाऊ साठे भारत में चल रहे सामाजिक संघर्ष से कैसे अछूते रहते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महाप्रयाण पर उनका गीत था, गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला काय रावत, अंग झाडूनी निघ बाहेरी, घे बिन्नीवरती घाव, सांगुनी गेले मला भीमराव। संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन अधिक तीव्र बनाने के लिए शाहिर अन्ना भाऊ, शाहिर अमर शेख, शाहिर गव्हाणकर अपने आप को समर्पित कर चले थे। सन 1958 में महाराष्ट्र दलित साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन साहित्य भूषण लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। कॉमरेड डांगे, कॉमरेड मोरे, कॉमरेड सालवी, आचार्य अत्रे, बलराज साहनी, नरगिस दत्त, शाहिर अमर शेख, शाहिर गव्हाणकर जैसी नामचीन हस्तियों में लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे के मित्रों का शुमार होता था। वास्तव में अन्ना भाऊ उस मिट्टी के बने थे जिस मिट्टी ने अपना सिद्धांत कभी नहीं बेचा, सत्य की अभिव्यक्ति के लिए किसी से याचनाएं नहीं की, अच्छे बुरे का मलाल दिल में रखे बगैर वे अपनी कलम उठाए लड़ते रहे। अन्ना भाऊ कहते हैं, जिनके जीवन में कलात्मकता नहीं होती उन्हें हास्य विनोद की जरूरत पड़ती है।
वीर गाथाएं गाना शाहिरी धर्म है। अन्याय की खाल खींचना उसका कर्म है। लोक निष्ठा, देश निष्ठा, यही उसका मर्म है।